बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ अजीत द्विवेदी जी, विजय त्रिवेदी जी, राकेश शुक्ला जी, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। ब्रेक से पहले ईरान की बात हम लोग कर रहे थे। ट्रंप ने तैयारी पूरी कर ली ईरान पर हमला करने की, लेकिन क्या ईरान पर हमला करने का इरादा बना पाएंगे? उसके आगे सबसे बड़ी अड़चन ईरान का अपना रुख है, क्योंकि ये बात अब दुनिया जानती है और शायद ट्रंप और नेतन्याहू सबसे अच्छे से जानते हैं कि ये कोई वो वेनेजुएला वाला मामला नहीं है कि आप उसके घर में घुसें और उसे उठा के ले आएं और वहाँ पर एक मिसाइल ना चले, एक रॉकेट ना चले, एक बम ना चले। यहाँ ईरान जो है वो बता चुका है पिछले साल जून में कि उसके पास इतनी ताकत है कि आप ठीक है उसके यहाँ पर खूब हमले कर लेंगे, आप खूब नुकसान भी कर देंगे, लेकिन नुकसान वो भी आपको पहुंचा सकता है। इजराइल के अंदर कई शहरों में जिस तरीके से उसकी मिसाइलें जाके गिरी, इजराइल का अपना एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम वहां लगे होने के बावजूद वो सब ईरान ने दिखा दिया। फिर अमेरिका के एक बेस पर भी उसने मिसाइल हमला करके बता दिया था कि अभी तो हम सांकेतिक कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते तो इससे ज्यादा कर सकते थे। तो ये हकीकत दिखाई दे रही है। जून से अब ये 7-8 महीने में ईरान ने अपनी ताकत खूब बढ़ा ली है। यह बात अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट खुद बता रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले साल जून के बाद लगातार ईरान ने अपने मिसाइल प्रोडक्शन पर काम किया और उसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं, अलग अलग रेंजेस की मिसाइल्स हैं, अलग अलग किस्म की मिसाइल हैं, और वो उनको बहुत तेजी के साथ बना रहा है। और ये बात हम जानते हैं, इसीलिए एक बहुत शॉर्ट ऑपरेशन में ईरान को नुकसान पहुंचा दिया जाएगा ये मुमकिन नहीं है। ये अमेरिका को समझना चाहिए। दूसरी बात, ईरान जो कह चुका है कि अगर अब की बार जंग हुई तो वो कोई छोटी जंग नहीं होगी, फिर वो ऑल आउट वॉर होगी। ये भी एक बड़ी चेतावनी है इजराइल और अमेरिका को। And they also are prepared for how to respond more quickly, I think, offensively. So I think they are far more capable right now. And from all we can understand, after the first attack, much of their missile production capacity had already foreseen this possibility of this war. So it was already in protected areas, and it continued to produce even during that time. And now all the months since June of last year, we can imagine that their production capacity has probably continued on and probably accelerated to the extent that they could get the resources and the supplies, etc. I think that their missile capacity of the kind that succeeds will be higher. ये तो बात हुई ईरान की ताकत की। अब इनके एक बहुत सीनियर एनालिस्ट ने जो दुनिया की खबरों पर बात करते हैं, पढ़ते हैं, उन्होंने बताया कि आप हमला करके हासिल क्या करेंगे? अगर ईरान पर हमला कर भी दिया तो क्या आप खमेनी को मार देंगे? क्या आप खमेनी की सरकार गिरा देंगे? क्या केवल बम गिराकर, मिसाइल गिराकर किसी एक देश में सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है? तो उनका जवाब था बिल्कुल नहीं। तो फिर ईरान पर हमला करके अमेरिका को मिलेगा क्या? All of that military force to effect regime change in Iran. The fact is the regime is in place, and there's no way all that air power that we have in the region can topple the regime. मतलब सर इस हमले का कोई वो नहीं है, मतलब हासिल कुछ नहीं है। अमेरिका क्या है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चला रहा है। अमेरिका की सेना आ रही है, अमेरिका के जंगी युद्धपोत पहुंच गए मिडिल ईस्ट में, उसके लड़ाकू विमान पहुंच गए। ये खबर आपने देखी होगी कि खामेनाई की हत्या करवा देगा अमेरिका। ये खबर देखी होगी कि 20 लोगों के साथ अपने बेटे को लेकर के खामेनाई देश छोड़ने को तैयार है, भाग के रूस चले जाएंगे। ये सब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। अमेरिका को पता है कि वो ग्राउंड पर जाकर के ईरान में लड़ाई नहीं लड़ सकता है। वेनेजुएला उसका बैकयार्ड जिसको बोलता है वो है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात अलग है, वो एशिया में आकर के ग्राउंड पर लड़ाई नहीं लड़ सकता है। उसने फोर्डो, नतांज और इस्फहान में 3 जगह उसने बम गिराए थे B-2 बॉम्बर से। वो बम गिरा सकता है, लेकिन उससे न रिजीम चेंज होगा और न उससे वहां खामेनाई मारा जा रहा है। तो ये चीजें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। अमेरिका डरा रहा है कि किसी तरह से खामेनाई देश छोड़ करके भाग जाए। उसी वॉरफेयर का, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का, सौरभ जी, एक ये भी है अमेरिका की तरफ से जो उसका इकोसिस्टम चला रहा है कि डिवीजन करवा देंगे ईरान में। 60% आबादी जो फारसी वाले लोगों की है वो अलग हो जाएगी। सेंट्रल ईरान में रजा पहलवी का शासन हो जाएगा, अजरबैजानी अलग हो जाएंगे, बलूच अलग हो जाएंगे, कुर्द अलग हो जाएंगे। तो इस तरह की तमाम चीज़ें ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। अमेरिका किसी हाल में लड़ने नहीं जाएगा, क्योंकि इजराइल, कतर में उसके बेसेज और तमाम अमेरिका के जो मिलिट्री बेस हैं वो खतरे में आएंगे। नहीं, ये जो अभी हम जिनका एनालिस्ट का बयान, ये पूरा बयान, लंबा बयान सुनाना चाहिए था, ये छोटा हमने आपको सुनाया। आगे वो यही बात कह रहे हैं कि करना था तो मौका तब था जब वहां जनता सड़कों पर उतरी हुई थी। आप कमजोर कर, आप बम गिराकर, मिसाइल गिराकर कमजोर करते, और बाकी काम तो असल काम वहां की जनता को करना था। लेकिन वो मोमेंटम और वो मोमेंट आपने खो दिया, वो चला गया वापस।
अब दोबारा उतना एक हंगामा खड़ा करना ईरान के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके बाद बड़ी ब्रूटली कुचला गया है उस आंदोलन को। हजारों लोग अभी चर्चा हो रही थी मारे गए, तो दोबारा से वो भीड़ आप मिसाइल गिराएंगे और लोग अपने घरों के बाहर आ जाएंगे, ऐसा होता नहीं। लोगों का भरोसा खो दिया ना अमेरिका ने। लोग उस समय सड़क पर इंतजार कर रहे थे अमेरिका के। और अभी वेनेजुएला का भी आप एक जिक्र कर रहे थे, तो ईरान वेनेजुएला तो नहीं है निश्चित रूप से। और जिस तरीके से ईरान ने कहा है कि भाई हमारी फतेह 2 जो सुपरसोनिक मिसाइल है और 10,000 किलोमीटर तक मार करने की हमने अपनी क्षमता डेवलप कर ली, और जिससे बैलिस्टिक मिसाइल 3,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल इस समय ईरान के पास है। और चीन ने जिस तरीके से बयान दिया है, चाइना टाइम्स का बयान आया है चीन का, कि भाई ईरान पे अगर बहुत हमला हुआ तो इसको सिर्फ आप ईरान और अमेरिका के बीच का युद्ध मत समझ लेना, चीन इसे बहुत गंभीरता से लेगा। और मुझे लग रहा है रूस और चीन जिस तरीके से ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अमेरिका इस बात को जानता है कि अगर वो ईरान पर हमला करेगा तो चीन इसके पीछे जरूर खड़ा रहने वाला है और यह लड़ाई लंबी चलेगी। और ऐसी स्थिति में अमेरिका और इजराइल को इस बात का डर है कि पिछली बार ईरान ने जो मिसाइल फेंकी थी वह रोकने में इजराइल कई मौके पर कामयाब नहीं रहा था। तो इजराइल को यह भी डर है कि कहीं ईरान फिर से हमला करेगा तो ऐसी स्थिति में हमें उसका ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, अमेरिका को उतना नुकसान नहीं होगा। कमजोर पे चलती है वेनेजुएला में अभी, वहां की जो अब जो प्रेसिडेंट हैं, जो डेप्यूटी जो उपराष्ट्रपति 15 मिनट का समय दिया मादुरो से पहले, जी हाँ, उनका एक ऑडियो जो है लीक हो गया, जिसमें वो अपनी कैबिनेट से अपने साथियों से बात कर रही हैं और कह रही हैं कि जब मादुरो को उठा के लेके गए अमेरिका के सैनिक, तो हमको केवल 15 मिनट का समय दिया गया था कि अब से आप अमेरिका की सारी बातें मानेंगे, वरना आपका वही अंजाम होगा जो इन दोनों का हुआ है, मादुरो और उनकी पत्नी का। और उन्होंने कहा कि उस वक्त हमें यह नहीं बताया गया था कि इनको हम अगवा करके ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इन्हें मार चुके हैं, हम ये मर चुके हैं दोनों, और आपके पास 15 मिनट का वक्त है, आपका अभी चाहिए हमको हाँ में जवाब कि आप हमारा साथ देंगे आगे से, नहीं तो आपका भी यही अंजाम होगा। तो अब फिर आप बात कीजिए डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की, तो फिर आप अमेरिका जो जिनको बनाया डेल्सी रोड्रिगेज को, मतलब वो कमजोर जानकर कि उनको ही बनाया है, नहीं तो पहले तो कहा था कि हम मचाडो को समर्थन दे देंगे। सर एक उपराष्ट्रपति को सामने कोई सैनिक खड़ा होकर करे गोली मार देंगे आप, अब से हमारे साथ रहना। फोन ना करने की अनुमति भी नहीं दी उन्होंने, कहा फोन लगाना चाहते कुछ, बोले फोन नहीं, अब अभी तय कीजिए 15 मिनट के अंदर, लेकिन वो ईरान भी मार दिया जाएगा। ईरान वेनेजुएला नहीं है। लेकिन ट्रंप साहब अपने घर पे तो ध्यान दे, वहां क्या हो रहा है। ट्रंप ने आते ही, आपको याद है कि भारत नहीं, बहुत सारे लोगों को उन्होंने भेजा था जो वहां के अवैध तरीके से वहां उन्होंने कहा लोग आए हुए हैं, तो वो दावा करते हैं कि मैं लाखों लोगों को, ऐसे अवैध लोगों को, घुसपैठियों को वापस भेज चुका हूं। और उनको ढूंढने के लिए अलग अलग शहरों में उन्होंने अपने नेशनल गार्ड भी अपॉइंट किए, तैनात किए। फिर उनकी एक आइस करके एक एजेंसी है, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स, जो देखती है, और वो हथियारबंद लोग हैं। वो जो है इस वक्त अलग अलग शहरों में ऐसे लोगों को खोज रहे हैं जो कि इलीगली वहां पर रहते हो। तो अब एक मिनियापोलिस एक जगह है, वहां पर पहले एक व्यक्ति की हत्या हुई, आइस के लोगों के द्वारा एक व्यक्ति को मार दिया गया। फिर एक हत्या कल और हो गई, और उसका बाकायदा पूरा वीडियो है कि कैसे उस झड़प में एक व्यक्ति को गोली लग जाती है। हालांकि आइस के एजेंट्स ने कहा कि उसके पास पिस्तौल थी, मैगजीन थी, खतरा था हमारे लिए। ये जो तस्वीर इस वक्त, एक बार देख लीजिए इस पूरी पीछे, दिखा दीजिए। महिला को मारा है, ये देखो, They killed him? Did they fucking kill that guy? Are you kidding me, dude? ये आपने देखा ये कि कोई अपने शायद दुकान के अंदर से कहीं से जो है वीडियो बना रहा है व्यक्ति, और वो गोली चलती है और आदमी निढाल हो जाता है। ये दूसरी हत्या हुई है वहां पर, इससे पहले एक महिला की हत्या हुई थी। तो इसके बाद हजारों लोग सड़क पर हैं, और जानते हैं वहां तापमान इस वक्त कितना है, मैंने उन्हीं के रिपोर्ट में देखा, -30 डिग्री। ये देखिए, इस तरीके से राइट कंट्रोल करना पड़ रहा है पुलिस को अमेरिका में। ये हालात हैं। ये देखिए आप लोगों का हुजूम, ये ट्रंप के खिलाफ निकले हुए लोग हैं सारे के सारे, कि ये आइस का एक्शन बंद किया जाए, आइस के एजेंटों को वापस बुलाओ। लेकिन ट्रंप ने इस सब के आगे एक बड़ा सख्त रुख रखा हुआ है, उनको नहीं फर्क पड़ता। ऐसे प्रोटेस्ट और शहरों में भी जो है वो हो चुके हैं, लेकिन वो तो उन राज्यों में भी जहां उनका गवर्नर नहीं है, रिपब्लिकन पार्टी का, वहां पर भी वो जो है नेशनल गार्ड्स और आइस की तैनाती लगातार करते जा रहे हैं। तो वो एक देश के अंदर एक फ्रंट जो है ट्रंप खोल चुके हैं, लेकिन उस आदमी को परवाह नहीं है इसकी। नहीं, वो ट्रंप खुला जो पूरा का पूरा जो प्रदर्शन हो रहा है, वही एक वजह है कि वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक डोमिनेंस की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर, ताकि ये बात ही ना हो ना। आपने
हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, आधा घंटे ट्रंप की विदेश नीति पर चर्चा हो रही है कि ईरान में क्या कर रहे हैं, वेनेजुएला में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मिनियापोलिस पर तो कम चर्चा होती ना, और वहाँ पर भी इस बात पर बहस हो कि भाई एक बड़ा, अभी भी 2 दिन पहले एक रिपब्लिकन के वो थे सेनेट, हिंदुस्तानी रहे थे, वो अब अमेरिकन सिटीजन हो गई हैं, तो उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई वो ऐसा एक नेशनलिस्टिक फर्वर के साथ माहौल बनाने में लगे हुए हैं कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। जो इंटरनेशनल में जो अमेरिका के खिलाफ एक माहौल बन रहा है उसको लेकर भी, और जैसे मिनियापोलिस की पहली वाली घटना पर मेरी बात हो रही थी उनकी, ये तो आज हुई है, तो उनका उसको लेकर भी प्रदर्शन बहुत हो रहे हैं, लेकिन वो ट्रंप को कमज़ोर नहीं हो रहे, आप ये मान के चलिए। उन्होंने अब छोड़ दिया रिपब्लिकन पार्टी को भी, लेकिन कह रहे हैं कि उस तरह का माहौल ट्रंप बनाए हुए, हमको यहाँ लग रहा है कि वो बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, वो कमज़ोर नहीं हो रहे, वो एक बहुत मजबूत तरीके से। और ये जो ईरान पर बात होती है, वेनेजुएला से उनकी बहुत ताकत बढ़ गई कि देखिए, घटनाएं छोटी घटना है ट्रंप के लिए छोटी घटना है। ये इंटरनल पॉलिटिक्स में उनको सूट कर रही है, उनको सूट कर रही है। उन्होंने कहा कि हम अवैध प्रवासियों को निकाल कर, और ये जो काम कर रहे हैं लोग, तो हम लोग 2 मर्डर दिखा रहे हैं, रातों में घुस रहे हैं घरों में, महिलाओं को, बच्चों को उठा रहे हैं। आपने वो खबर देखी, 4 साल के बच्चे को स्कूल से आने के बाद गाड़ी में से उसको अरेस्ट कर दिया गया। तो ये ज्यादती जो कर रहे हैं ट्रंप, ये उससे उनको जो व्हाइट सुप्रीमेसी की जो पॉलिटिक्स है, उनकी इमिग्रेंट, एंटी इमिग्रेंट जो पॉलिटिक्स है, ये भी तो क्लियर हो रहा है ना कि यूएन मानवाधिकार परिषद जो ईरान पे बात कर रहा है, वो कितने राजनीतिक प्रभाव, बोर्ड बना लिया, अब क्या राजनीतिक प्रभाव में है कि अमेरिका में यदि मारो तो वो आंकड़ा नहीं है, और ईरान में मरने वालों का आंकड़ा लेके, और ये इसके बावजूद जो अविजय जी कह रहे हैं ना, वो जो मतलब मानवाधिकार परिषद जिसको बड़ी अच्छी बात की, ईरान में कितने लोग मर रहे हैं इसका ये आंकड़ा उनके पास है, लेकिन अमेरिका के अंदर कितने लोग मर रहे हैं ये आंकड़े पे उनको चर्चा नहीं करें। मतलब आंख बंद करके आप अमेरिका पे बैठे हुए हो और डबल चश्मा लगा के आप ईरान समाज में एक पूरी दरार क्रिएट कर चुके हैं ट्रंप अपने देश के अंदर, फिर भी उनको लगता है कि वो अपने देश को मजबूत कर रहे हैं। मैं चीन की बात आपको बताता हूं, चीन में कई बार ऐसी खबरें आती हैं, हमने भी बीच में एक बार बड़ी जोरदार चर्चा चली थी, हमने भी की थी कि शी जिनपिंग गायब हो गए हैं, शी जिनपिंग जो है अब उनका तख्ता पलट होने वाला है। लेकिन अब एक और बड़ी घटना हुई है, ये जो व्यक्ति आप शी जिनपिंग के बगल में खड़ा हुआ देख रहे हैं ना, ये इनके हमसाए थे ऐसा मान लीजिए, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके ऊपर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। इनका नाम है ज़ांग रुक्सिया। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पॉलिट ब्यूरो के मेंबर थे। केवल 21 मेंबर होते हैं पॉलिट ब्यूरो में, और वही पूरा देश चलाता है, उसमें से एक आदमी। उससे बड़ी बात, ये सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन थे। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन खुद शी जिनपिंग है, मतलब ये नंबर 2 थे, मतलब मिलिट्री का सबसे सीनियर आदमी। वाइस चेयरमैन मतलब वहां की फौज का सबसे सीनियर, जिसके बाद सीधे शी जिनपिंग है। वो व्यक्ति, उसको गिरफ्तार किया गया है, और शी जिनपिंग 2012 से सत्ता में है। उसके बाद से अब तक इस सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में 4 वाइस चेयरमैन सैक किए जा चुके हैं, जिसमें चौथे ये थे। लेकिन ये तो बिल्कुल खासम खास माने जाते थे इनके, और ये ज़ांग रुक्सिया के अलावा 17 और सीनियर जनरल्स को अरेस्ट कर लिया है। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जॉइंट स्टाफ के चीफ जो हैं लियू जेन ली, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी इनके ऊपर आरोप क्या है पता नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का कहना नहीं ये है कि इन सब की वजह अंत में करप्शन ही बताई जाएगी, चाहे और कुछ भी हो। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं कोई कू करना चाहते थे, ये लोग एक लॉबी खड़ी कर रहे थे शी जिनपिंग की, क्योंकि बहुत पावरफुल आदमी था ये। मैंने आपको बताया जो मिलिट्री कमीशन का वाइस चेयरमैन है। और ये बात, एक बात और इंटरेस्टिंग है इसमें कि ये दोनों लोग जो गिरफ्तार हुए हैं अभी, सीनियर लोग, ये वो आखिरी पीढ़ी है वहां की फौज के जनरलों की जिन्होंने कोई जंग लड़ी है। उसके बाद तो इसके बाद किसी ने कोई जंग ही नहीं लड़ी है। तो ये दो, इस व्यक्ति को माना जाता है कि एक हैंड्स ऑन जनरल था, जिसको सब कुछ दुनिया की असलियत पता थी, अपनी फौज की भी असलियत पता थी। और ये सब तब हुआ है जब ताइवान पर अब हमला करेगा, तब हमला करेगा चीन, वो चर्चाएं चल रही हैं। तो दुनिया कह रही है कि इस घटना के बाद इतना तो तय है कि अब वहां की फौज में इतनी अफरा तफरी मचेगी कि फिलहाल शी जिनपिंग ताइवान सेफ है इस समय। इसका मतलब एक इंटरनेशनल, इनके चीन के एक्सपर्ट की बात आपको सुना रहा हूं। अब ताइवान पर तो नहीं करेंगे ना। Zhang Youxia is finished. His whole family, including his wife and son, have been arrested for investigation. Zhang Youxia is the 4th vice chairman of the Central Military Commission to be taken down since Xi Jinping came to power in 2012. This level of internal military infighting actually reduces the likelihood that Xi will launch a war against Taiwan anytime soon. You see, a Taiwan conflict does not allow for failure. और अब क्या दुनिया थोड़ा अब
कम से कम ताइवान आसपास के लोग थोड़ा सुकून की सांस लें कुछ रोज। शी जिनपिंग ने मौका दे दिया। नहीं, देखिए आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ये आखिरी पीढ़ी है जिसने जंग लड़ा है। उसके बाद अमेरिका की सेना और वहाँ के शस्त्र पे जंग ही लग गया है। तो इसीलिए आप देखिए कंबोडिया को उन्होंने, हाँ चाइना के, तो कंबोडिया को उन्होंने जो शस्त्र भेजा था उसकी हालत देख लीजिए, पाकिस्तान को भेजा था उसकी हालत देख लीजिए, ईरान पे भेजा हुआ है कार्गो। तो जहाँ खुद की ही सारी चीज़ें संदिग्ध हो, ताइवान पे क्या हमला करेगा वो? आज तो आंतरिक कलह से खुद ही चाइना भी जूझ रहा है ना, उसके अंदर संदेह है। सेना सबसे महत्वपूर्ण होती है किसी भी देश में, और सेना और सरकार मिलकर राष्ट्र हित और राष्ट्र सुरक्षा का काम करती है। जैसे पाकिस्तान में आप देखिए तो सेना और सरकार के बीच में सामंजस्य नहीं है, सेना सरकार से ऊपर है, और जिनपिंग ने जिसको गिरफ्तार करवाया है वो भी मुझे लगता है, भले ही खुलासा ना हुआ हो और बाद में उन पर कोई आरोप लगा दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सेना का अधिकारी शासन पे शासक बनने की कोशिश किया होगा, इसलिए जिनपिंग ने उनको भी सेक करवा दिया कहीं ना कहीं। तो आप करिए। नहीं, आप बताइए। मुझे लग रहा है कि सर अभी जिस तरीके से चाइना में 2018 में संविधान संशोधन करके शी जिनपिंग को आजीवन राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हो गया था, और शी जिनपिंग तो वह व्यक्ति है कि जो चाइना के अंदर तीनों पोस्ट को होल्ड करते हैं। वो चीन के राष्ट्रपति भी है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के महासचिव भी है, और वो कमांडर इन चीफ भी है। एब्सोल्यूट पावर आदमी के पास है, और सिर्फ ये कह देने से कि भाई उनके जो सेकंड इन आदमी था उसको हटा देने से या उसको गिरफ्तार कर लेने से चाइना हट जाएगा। शी जिनपिंग ने तो 2011 में कह दिया था कि भाई मैं जो करप्शन देश के अंदर है, मैं छोटी मछलियों को नहीं पकड़ूंगा, जो बड़े मगरमच्छ मेरी पार्टी के अंदर मेरी सरकार में है मैं उनको ऑपरेशन करूंगा। लेकिन कल तक आरोप लगा के क्या, मैं इसकी एक तुलना देता हूं। कंट्रोल है वहां पर कि इससे कोई चाइना को फर्क नहीं पड़ना कि हमारे अधिकारी को हमने कर लिया तो ताइवान पे हमला नहीं करेंगे। भारत का उदाहरण नहीं देता, ये ऐसे है कि आसिम मलिक जो आईएसआई का चीफ है इस वक्त पाकिस्तान में, उसको करप्शन के इल्जाम में पकड़ ले, जिसको उसने लगाया, खुद आईएसआई चीफ बनाया, जिसको वो ग्रूम कर रहा है आगे के लिए, उस आदमी को अगर आसिम मुनीर खुद करप्शन के इल्जाम में पकड़ ले तो क्या मतलब हुआ इसका? इनका खास आदमी है। पक्ष भी देखिए ना कि कितनी ताकत है शी जिनपिंग के पास कि वो नेक्स्ट अपना जो आदमी अगर वो करप्शन में आता है तो उसको अरेस्ट कर रहा है। नाक के नीचे कैसे भ्रष्टाचार हुआ, उसका जो कमांड और एब्सोल्यूट पावर है शी जिनपिंग के पास, मुझे लग रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ना शी जिनपिंग को कि ताइवान को भाई मैं हमला नहीं कर सकता, ताइवान को स्पेस मिल रही है, शी जिनपिंग ताइवान पे हमला जरूर करेंगे, इससे उनकी ताकत पे कोई फर्क नहीं पड़ना। कुछ बोल रहे हैं सर आप? नहीं, मैं केवल यही कह रहा था कि जो एक्सपर्ट कह रहे हैं उनकी बात वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन इसका एक कारण भी हो सकता है, जब ये सेकंड इन कमांड को हटाया है तो ताइवान पर जरूर हमला करें, ताकि ये सारा भी मामला सेटल होता है ना बहुत सारी बार कि भाई इस पर चर्चा ही नहीं होगी ना, एक नया कमान। और शी जिनपिंग के लिए कोई सेकंड हो थर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। वो उस तरह के डिक्टेटर है कि उस आशंका से भी आप इनकार नहीं कर सकते। ट्रंप की बात नहीं हुई, ट्रंप ने आपको लग रहा है कि कल से कुछ ट्रंप ने कुछ किया नहीं किया, तो मैं बता देता हूं, ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा के प्रधानमंत्री को गवर्नर कह दिया है। उन्होंने कल पोस्ट किया, गवर्नर कार्नी, he thinks he is going to make Canada a drop off port for China to send goods। आप वो चाइना का पोर्ट बनाना चाहते हो कनाडा को, मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा। चाइना विल ईट कनाडा अलाइव, कंप्लीटली डिवोर इट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स बिजनेसेस, सोशल फैब्रिक एंड जनरल वे ऑफ लाइफ विल हैपन अगर कनाडा के साथ दोस्ती की तो। फिर उन्होंने कहा कि अगर कनाडा ने चीन के साथ कोई समझौता किया, कोई ट्रेड डील की, तो मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा जो भी सामान अमेरिका में कनाडा से आता है, और 70% कनाडा का एक्सपोर्ट अमेरिका को ही है, और गवर्नर और कह दिया उनको। लेकिन 80% बात तो ठीक है, जा करके अभी तो करके आए ना ट्रेड डील करेंगे कि अभी तो गए थे, और वो कार्नी अभी अमेरिका में थे और कई चाइना में थे और कई समझौते करके आए हैं वहां से। दावोस में अब धमकाया डावोस में जो आंखें दिखाई ना कार्नी ने, दो बार दिखाई दावोस में, उन्होंने 2 बार आंखें दिखाई, उन्होंने पहले भाषण दिया, फिर ट्रंप ने जवाब दिया, उसका भी जवाब दिया फिर कार्नी ने। अब देखिए अब माइक कार्नी इसका क्या जवाब देते हैं और क्या होता है। आज कहानी कुर्सी की में इतना ही। बहुत शुक्रिया अजीत जी, विजय जी, राकेश जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं आपसे, और कल तो आपसे मुलाकात सुबह 6 बजे ही हो जाएगी हमारी, कल गणतंत्र दिवस पर।